हेलो एवरीवन, आज 31 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या जो भी ऐसे आर्टिकल यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पूरा स्टैटिक एनालिसिस करते हैं और कहने का मतलब कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो जाता है और टॉप 10 न्यूज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए, आज की जो पहली न्यूज़ है वो किस पर है, आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये पता चला होगा, ना भी पढ़ा होगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई ने क्या किया, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को प्रकाशित किया। उस पर एक क्वेश्चन आया कि विद द रेफरेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आरबीआई के द्वारा जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई उसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। अब ये स्टेटमेंट पर मैं आऊँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई ये रिपोर्ट क्यों जारी करता है, ठीक है ना, इसका पर्पज़ क्या है। तो अगर आप इसके पर्पज़ की बात करें तो पर्पज़ इसका क्या है कि जो पेमेंट मैकेनिज्म है हमारा, जैसे पेमेंट सिस्टम, आप पेमेंट कैसे करते हैं, कैश के थ्रू करते हैं या तो ऑनलाइन करते हैं, है ना। तो आरबीआई यहाँ पे इस रिपोर्ट के माध्यम से ये देख रहा है कि जो पेमेंट का सिस्टम है उसमें डिजिटलाइजेशन कितना ज़्यादा हुआ है। मतलब आप फ़ोनपे, यूपीआई, इसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कितना ज़्यादा हो रही है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पेमेंट के इंडेक्स के माध्यम से मेजर करते हैं। ठीक, अब इसे आरबीआई कब जारी करता है, 6-6 माह में। अगर हम बात करें अर्धवार्षिक 6-6 माह में ये जारी होती है। तो ये दूसरा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट सपोज स्टेटमेंट ऐसे दिया कि वार्षिक जारी करता है तो वो गलत हो जाएगा। फिर इसका बेस ईयर भी होता है। तो बेस ईयर ये देखा जाता है 2018 कि अगर 2018 को आधार वर्ष माने, मार्च 2018 को, तो अब तक में डिजिटल पेमेंट कितना ज़्यादा बढ़ा है ये यहाँ पे ये मेजर करता है। जब ये रिपोर्ट में मेजर कर रहा होता है या जब रिपोर्ट बन रही होती है तो 4 पैरामीटर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। पहला पैरामीटर अगर हम बात करें किसके बारे में, पेमेंट इनेबलर्स के बारे में। पेमेंट इनेबलर्स मतलब कौन कौन से ऐसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स हैं, तो उन्हें बोला जाता है पेमेंट इनेबलर्स, है ना। पहला ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 5 है। दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर करता है कि जो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट मैकेनिज्म का, उसकी कितनी वृद्धि हुई है। खासतौर पर अगर आप देखें, अब ये पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 2 साइड से मेजर किया जाता है, डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी। अब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस मैं आपको खाली मेजर जो पैरामीटर्स हैं वो बता दे रहा हूँ। साथ ही पेमेंट परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाता है कि जो भुगतान प्रणाली का उसका प्रदर्शन कैसा है, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी को भी ये मेजर करता है। तो ये सारी बातें देखी जाती है इस इंडेक्स में। लेकिन क्या सिर्फ यूपीएससी या कोई एग्जाम सिर्फ इसी इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है? आप भी बोलोगे सर कुछ और पूछ दिया, तो और भी सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पे जाननी है जो आरबी पब्लिश करता है, उनके नाम जानने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हम नाम यहाँ पे सभी रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इसकी रिपोर्ट होती है जिसे कहा जाता है फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई जारी करता है, ठीक है ना, इंक्लूजन इंडेक्स। अब इसके अगर क्या पैरामीटर, एक्सेस कितना हुआ, फाइनेंशियल इनकम मतलब क्या, वित्त का या लोन की सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, ये ग्रामीण लेवल पर कितनी पहुंची, कहाँ तक पेनिट्रेशन हुआ, उसको मेजर करता है, जिसमें एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी को मेजर किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये वार्षिक जारी करता है, मतलब एनुअली पब्लिश करता है कौन, आरबीआई। एक ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट अगर रिपोर्ट अगर आप देखो तो कौन सी हो जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप यहाँ पे लिखिए मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। मतलब क्या कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रिलेटेड जो आरबीआई पॉलिसी बनाता है उसको लेके कितना काम हो पाया, इसको आरबीआई 6-6 माह में मेजर करता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। फिर चौथी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, ये तो आप आसानी से समझ जाओगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईएमएफ भी एक तरह की इस तरह की रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी कौन पब्लिश करता है, आरबीआई पब्लिश करता है। देखता है कि जहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितना रिस्क में है, ये भी आरबीआई कब 6-6 माह में निकालता है। तो ये, और एक लास्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2 रिपोर्ट है लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप यहाँ पे देखो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये रिपोर्ट किसकी है, आरबीआई पब्लिश करता है, और 2 माह में, 2-2 माह में देखिए ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसके अलावा भी रिपोर्ट है जैसे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फॉरकास्ट, इस तरह की रिपोर्ट है, आरबीआई बुलेटिन है। लेकिन ये सारी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 100% बता रहा हूं कि अगर इस तरह की रिपोर्ट पूछा जाता है तो आपके चांसेस हो सकते हैं गलत हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, रिवाइज करना है, नोट्स इस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन एडॉप्ट बाई डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। यह भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मेजर करता है। जाहिर सी बात है, ये बात तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, इट इज़ रिलीज ऑन क्वार्टरली बेसिस विद बेस ईयर। ये क्वार्टरली बेसिस पर बेस ईयर में जारी किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वार्टरली मतलब तिमाही जारी किया जाता है। तीसरा, ठीक है,
कंज्यूमर सेंट्रिसिटी इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ यूज्ड इन इंडेक्स। तो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी क्या इसका इंडेक्स होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे जब मैं पेमेंट इनेबलर्स बता रहा था तो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी भी इसका यहाँ पे एक मेजर वो इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इस तरह से जो करंट अफेयर होता है ना उसको पढ़ा जाता है, इस तरह से उसके पीछे चीज़ों को जाना जाता है, जिससे 360 डिग्री करंट अफेयर हमारा प्रिपेयर होता है। क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में जहाँ पे एक करंट अफेयर की स्टेटमेंट, एक स्टैटिक की स्टेटमेंट, फिर करंट अफेयर की स्टेटमेंट, इस तरह के पेयर्स बनते हैं यूपीएससी में। तो आपको उस तरह से तैयारी करनी होगी, ना कि सिर्फ न्यूज़ पढ़ के आपका काम चलने वाला है, वो जमाना जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक किसके बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। अब आप पूछोगे आखिर ये क्या है, मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन क्या है। तो अगर हम देखें, आपने एक संस्था के बारे में सुना होगा, सेबी। सेबी का मतलब क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। वो क्या करता है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, इन सारे जो संस्थाएं हैं उनको, या इन सारे जो वर्क हैं उनको क्या करता है, उनका एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसने क्या किया, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की लीगल कमेटी के जो परफॉर्मेंस है उसके मूल्यांकन के लिए, उसके असेसमेंट के लिए गाइडलाइन जारी की। किसके लिए, MII या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक। अब ये होती क्या है MIIs, आपको ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं MIA जो सिक्योरिटी के ट्रेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। मतलब अगर किसी की सिक्योरिटी ट्रेड करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। और ये रेगुलेट किए जाते हैं, सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इनमें स्टॉक चीज़ शामिल होती है, डिपॉजिटरी शामिल होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो ट्रेड है उसकी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना, इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करना। तो उसको लेके यहाँ पे सेबी ने कहा कि सेबी ने क्या किया, यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे जारी की है। तो चलिए अब देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट है कि MIIs प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेडिंग, क्लियरिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। MII जो सिक्योरिटीज़ होती है उनके व्यापार, उनकी क्लियरिंग, सेटलमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, या सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो रहे हैं, है ना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एज पर द सेबी गाइडलाइन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ MII मस्ट बी डन एनुअली बाई कैग। मतलब सेबी के द्वारा जो MII का प्रदर्शन या मूल्यांकन इसे कैग द्वारा रिव्यू किया जाएगा। अब ये यहाँ पे बोला जा रहा है, तो क्या इसे कैग द्वारा रिव्यू किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 3 वर्ष में एक स्वतंत्र जो बाहरी एजेंसी होती है, जो इंडिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, उसके द्वारा, ना कि कैग के द्वारा। तो कैग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, है ना, किस आर्टिकल में कैग, ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि कैग किस आर्टिकल में है, ठीक है ना। तो कैग इसका कोई रिव्यू नहीं करता है। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट बने तो आप यहाँ इसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। 1, 2 इसका भी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट को लेके है। विद द रेफरेंस ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उच्च न्यायालय में जो एडहॉक जज होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं। अब स्टेटमेंट पे हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल प्रहरी बनाम भारत संघ, ये मामला आया था। इस मामले में हाई कोर्ट में जो एडहॉक जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेके एक कंडीशन में थोड़ा सा ढील दी है। मतलब क्या ढील दी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले 2021 की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे रखते हैं इसको, 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 तक क्या हुआ करता था, जब एडहॉक जज तब अपॉइंटमेंट होते थे जब वैकेंट पद 20% से ज़्यादा हो। मतलब 20% से ज़्यादा वैकेंसी है तो एडहॉक जज को अपॉइंटमेंट किया जाता था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब प्रत्येक हाई कोर्ट में 2 से 5 एडहॉक जज क्या किए जा सकते हैं, नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है वो 10% से अधिक उनकी नहीं होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट में जज की स्ट्रेंथ है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो जुडिशरी में करोड़ों केस पेंडिंग है इस टाइम पे भारत में, और बहुत सारी कमेटी इस पे बन चुकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत में 1 मिलियन पॉपुलेशन में 102 जज हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट में वृद्धि की यहाँ पे बात हो रही है। अब एडहॉक जज के बारे में बात होती है तो आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर जज की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है हाई कोर्ट में खासतौर पे। तो हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट की बात करता है। वहीं
224A आर्टिकल, ये किसके बारे में बात करता है? एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट के बारे में या तदर्थ न्यायाधीश के बारे में यहाँ पे बात करता है। अब ये कौन होते हैं? तो हाई कोर्ट के ऐसे जज जो रिटायर हो जाते हैं उनको फिर से लाया जाता है, जो केसों को सॉल्व करने में मदद करते हैं या केसों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखिए इसके संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब अगर हम बात करें, अब जजों की अपॉइंटमेंट पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है। अगर आपने पूरा करंट अफेयर देख लिया, जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमने एक एक दिन का करंट अफेयर अपलोड किया हुआ है, आपका इतना स्टैटिक नॉलेज हो जाएगा, लगभग आपका सिलेबस 30 to 40% कवर हो जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप क्या करिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जो पुराने करंट अफेयर्स उनको देखते चलिए, नोट्स बनाइए, आपकी बहुत अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। द लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, ये केस हमें इंपॉर्टेंट हो गया है, पूछा जा सकता है वन लाइनर में भी। इसमें एडहॉक जज की नियुक्ति की शर्तें निर्धारित की गई हैं, ये बात यहाँ पे करेक्ट। दूसरा, अर्लियर एडहॉक जज कुड बी अपॉइंटेड ओनली इफ वैकेंसी एक्सीड 20% ऑफ सेक्शन स्ट्रेंथ। पहले एडहॉक जज की नियुक्ति केवल तभी पहले की जा सकती थी जब रिक्तियां स्वीकृति से 20% अधिक हो, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको बताया। तीसरा क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ अलाउ हाई कोर्ट टू अपॉइंट एडहॉक जज अप टू 20%। मैंने आपको बताया नहीं, अप टू 20% नहीं, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, अधिकतम समय सीमा अगर 10% तक हो सकती है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे आपको याद रखो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 1 2 यहाँ पे इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा लग रहा होगा आपको, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, डेली 8 साढ़े 8 के आसपास ये वीडियो आपको मिल जाता है। विद द रेफरेंस ऑफ नाविका सागर परिक्रमा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाविका सागर परिक्रमा के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। अब नाविका सागर परिक्रमा क्यों न्यूज में थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना हो जाता है। तो अगर आप बात करें, हाल में जो आईएनएसवी तारिणी है ना, उसने नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत पॉइंट नेमो को पार किया। पॉइंट नेमो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आखिर भाई क्या है? तो अगर आपने पैसिफिक देख रखा होगा, लेट्स ये एशिया वाला रीजन है, ये अमेरिका वाला रीजन है ना, तो ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे साउथ में लैंड से बहुत दूर पॉइंट नेमो है। अब उसे इसकी जो नाविका सागर, उसने उसकी परिक्रमा की। अब इसमें 2 महिला अधिकारी भी हैं, तो मतलब इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। ठीक है, नाविका सागर, तो इसने पॉइंट नेमो को यहाँ पे क्या किया है, परिक्रमा की, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, इट इज़ ग्लोबल सरकम नेविगेशन अंडरटेकन बाय द 2 वुमेन ऑफिसर्स इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारियों ने इसकी वैश्विक समुद्री परिभ्रमण किया। दैट इज राइट। INSRV तारिणी सक्सेसफुली क्रॉस्ड पॉइंट नेमो ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन। इस अभियान के दौरान INSRV तारिणी ने सफलतापूर्वक पॉइंट नेमो को पार किया। पॉइंट नेमो इज द क्लोजेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इन एनी लैंडमास। पॉइंट नेमो पृथ्वी पर किसी भी स्थल भाग में सबसे निकट स्थान है। अब ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपको पता ही है कि पैसिफिक ओशियन में सदर्न लैंड है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारा सागर की तरफ बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ कारा सागर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कारा सागर को लेके न्यूज यहाँ पे बन रही है। अब क्या न्यूज है, हाल ही में रूस का न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे चलने वाला जहाज, क्या नाम उस जहाज का, 50 लेट पॉबिडी। 50 लेट पॉबिडी, ये कारा सागर का एक मालवाहक जहाज था। अगर हम बात करें, एक शिप था जो सामान लेके जा रहा था, उससे टकरा गया, इस वजह से कारा सागर न्यूज में आ गया। तो कारा सागर अर्थ है ना, ये अर्थ में कहाँ पे आपको, ये आर्कटिक वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, इस रीजन में देखने को मिलेगा। रसिया अगर यहाँ पे है तो रसिया के साइबेरिया के वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो कारा सागर है, जैसे लेट सपोज ये कारा सागर है, तो कारा सागर के वेस्ट में आपको बैरेंट सागर देखने को मिलेगा, बैरेंट सी आपको वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, और ईस्ट में आपको लेप्टिव सी आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये क्रोनोलॉजी बैरेंट, कारा, लेप्टिव, ये वेस्ट टू ईस्ट जो क्रोनोलॉजी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये कारा सागर में, अब कारा सागर है तो इसमें कुछ रिवर भी गिरती होंगी, जैसे कारा रिवर इसमें गिरती है ना, ओब रिवर गिरती है जो रसिया की इंपॉर्टेंट नदी है, पिसीना रिवर है, येंसाई रिवर, ये सारी रिवर भी इसमें गिरती हैं। और इसमें बेली, डिक्सोन जैसे आइलैंड भी हैं, लेकिन ये आइलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूज इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे ये भी जानना जरूरी हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन है, इट इज़ द मार्जिनल सी ऑफ आर्कटिक ओशियन लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द साइबेरिया। ये आर्कटिक महासागर में सीमांत सागर है जो साइबेरिया के उत्तर में स्थित है। दूसरा, द बैरेंट सी लाइज इन द ईस्ट एंड लेप्टिव सी टू द वेस्ट। इसके पूर्व बैरेंट सागर, पश्चिम में लेप्टिव सागर स्थित है।
तीसरा, रिवर्स लाइक ओब एंड यसी ड्रेन इनटू द कारा सी, ओब और यंसी जैसी नदियां कारा सागर में गिरती हैं। अब 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन ये इसका उल्टा दे दिया इसकी लोकेशन, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया इसकी लोकेशन बेरेंट कारा और देन लेप्टेव है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे, with the reference of Vellore Citizen Welfare Forum of Union of India versus Union of India, consider the following statements। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ के मामले में आपको यहाँ पे करंट स्टेटमेंट बताना है। क्या न्यूज़ थी, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के निर्णय के अकॉर्डिंग जारी किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दो चीज़ों पर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इन्वायरमेंट को लेकर प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। अब ये दोनों क्या है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई भी कंपनी, आप ही कंपनी प्रदूषण फैला रही है, तो उसकी निपटान की जो भरपाई है ना, वो आपके मैनेजमेंट को उठानी होगी, आपको संभालनी होगी, मतलब आपका प्रदूषण आपको ख़त्म करना होगा। दूसरा, प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल है, उसमें यह बताया जाता है कि जब पर्यावरण नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके साइंटिफिक जो सर्टिफिकेशन है, साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तब तक हमें एहतियात रखना चाहिए, तब तक हमें संभल के कदम उठाना चाहिए, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो जिन लोगों को इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ को लेके, उसको क्या करेंगे, मुआवजा देंगे, ठीक है ना। और यह राशि किससे वसूली जाएगी, जो पोल्यूशन को फैला रहे हैं। अब ये किस संबंध में न्यूज में आया, ये आया पलार नदी के संबंध में न्यूज में, पलार नदी। और ये पलार नदी जो कहाँ बहती है, तमिलनाडु में बहती है, ठीक है ना। वहाँ पे चमड़ा उद्योग की वजह से क्रोमियम इतना ज़्यादा फैल गया कि पानी जो है पूरा प्रदूषित हो गया, जिस वजह से न्यूज में आ गया। तो ये बात किसके बारे में, पलार नदी के बारे में जो इशू बन रहा है। लेकिन आपको ये पता है क्या कि पलार नदी बहती कहाँ है, तो पलार नदी का बहाव क्षेत्र जहाँ तक मुझे पता है कर्नाटक में भी है। पलार नदी का बहाव क्षेत्र आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और तीसरा तमिलनाडु में। तो 3 राज्यों में एक तो पलार नदी बहती है, और इसमें चमड़ा उद्योग की समस्या, क्रोमियम के टॉक्सिक हैवी मेटल्स की समस्या है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1996 में जो जजमेंट हुआ था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया था, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए, स्टेटमेंट है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज पोल्यूटर प्ले एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संधारणीय विकास को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पे अपनाया गया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। द जजमेंट डेल्ट विद द पोल्यूशन ऑफ पलार रिवर, पलार नदी को ध्यान में रखते हुए जजमेंट आया था, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, द कोर्ट डायरेक्टेड दैट कंपनसेशन शुड बी पेड ओनली बाय द स्टेट, नॉट रिकवर्ड फ्रॉम पोल्यूटर। यहाँ पे मानना था न्यायालय का कि जो पोल्यूशन जो से नुकसान हुआ ना, केवल यहाँ पे राज्य सरकार देंगी, ना कि पोल्यूटर देंगे। तो ये बात यहाँ पे गलत है। पोल्यूटर जो है, प्रदूषक जो हैं, जिन्होंने पोल्यूशन फैलाया, वो भी इसका मुआवजा देंगे। तो 1, 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद द रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क इंपैक्ट रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिपोर्ट नेटवर्क इंपैक्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, आप जानते होंगे एक संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है, उसने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट का बहुत बड़ा सा नाम है। इस रिपोर्ट का नाम है सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस रिपोर्ट में आया क्या, रिपोर्ट में 2 बातें निकल के आई। तो भारत में ड्रोन से जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो सेवाएं हैं, या इनोवेशन या ग्लोबल इश्यूज के समाधान को लेकर इसने बातें की। अब इसके बहुत सारे रिसर्च के एरियाज थे, ठीक है ना, जैसे इंटेलिजेंस को लेके हो, एग्रीकल्चर को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, बायोटेक्नोलॉजी को लेके हो, उन सारे पर इसने क्या किया, देखा, उन सारों पर इसने एनालिसिस किया। अब अगर हम बात करें WEF, जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बारे में, तो उस WEF के बारे में अगर आप देखो तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दावोस में है। और दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अब ये क्या UN की बॉडी है, नहीं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, UN की बॉडी नहीं है, ठीक है। अब इसके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, UPSC के फेवरेट है। जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइए आप, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, AIB, साइबर रिस्क को कंसिडर किया जाता है। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, तो ये भी जारी करता है यही, देशों की जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन उसको मेजर करता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो यहाँ पे अभी इसने जारी की है, इसको बोला C4IR, ठीक है ना,
सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये भी रिपोर्ट इसने जारी करता है। सेंटर फॉर नेटवर्क इम्पैक्ट रिपोर्ट भी यह जारी करता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है। कॉम्पिटेटिवनेस या प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है ना, यूपीएससी ने PYQ 2021 से 20 में पूछा था कि यह रिपोर्ट को कौन जारी करता है, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है। इट आइडेंटिफाई 7 कोर थीमेटिक एरियाज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। यह रिपोर्ट 7 एरिया को चिन्हित करती है एग्रीकल्चर हेल्थ को मिला के। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाँ ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। दूसरा, सागू बागू पायलट जो प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटेड एग्री टेक बेनिफिट फॉर द चिली फार्मर्स इन तेलंगाना। सागू बागू जो पायलट कार्यक्रम था उसने तेलंगाना के मिर्च किसानों के लिए एग्रीटेक लाभों को प्रदर्शित किया। ये इसको भी मेजर किया इस रिपोर्ट ने, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, रिपोर्ट में कहा गया कि इंडस्ट्री 4.0 की परिवहन प्रणाली में कोई भूमिका नहीं है। मतलब क्या, रिपोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री 4.0 का नो रोल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में थी। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का रोल बिल्कुल है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में है विद द रेफरेंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट है। अब आप पूछोगे कि भाई ये क्या न्यूज़ में आ गया, न्यूज़ में ये नहीं था, न्यूज़ में था कि ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट को भी लेकर यूपीएससी ने पूछा है 2024 या 25 में क्वेश्चन। ब्लू हेलमेट का यूज़ क्यों किया जाता है, यूएन पीस कीपिंग 2025 में ही पूछा है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के संबंध में किया जाता है, उनको ब्लू हेलमेट मिलता है। अब यूएन जो पीस कीपर्स है या शांति सेना है, इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। वेस्ट एशिया में पहली बार इन्वॉल्व किया गया था और इसकी तैनाती किसने की थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने की थी। अब आप पूछोगे ये कौन है भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आप यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है यूएन के बारे में। तो यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, 24/10/1945 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। अब जब यूएन को इस्टेब्लिश किया गया तो उसकी 6 बॉडी बनाई गई, 6 अंग बनाए गए। पहला बनाया गया जनरल असेंबली था, वो क्या है, सामान्य चर्चाओं के बारे में जानना है, बहस करता है। सामान्य चर्चाओं की यहाँ पे होती है, जैसे पार्लियामेंट है, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। दूसरा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान देता है। यूनाइटेड नेशन इको सोशियल है जो आर्थिक सामाजिक जो डेवलपमेंट उसको यहाँ पे फोकस करता है। यूनाइटेड नेशन की एक और बॉडी जो सेक्रेटरीट सचिवालय है जो सारे कार्यभार संभालता है। फिर 5वां है ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यह भी यूएन की एक बॉडी है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है आईसीजे। लास्ट में मैंने क्यों बताया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है यूएन की बॉडी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की बॉडी है। तो ये 6 बॉडी यूएन के संबंध में है, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया गया था पीस कीपिंग फोर्स, हमने यहाँ पे देख ही लिया। अब यहाँ पे बात हो रही है 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, वेस्ट एशिया में डिप्लॉय किया गया था पहली बार, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा, पीस कीपिंग मिशन आर डिप्लॉय बाय द यूएन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के द्वारा डिप्लॉय किया जाता है। तीसरा, कंसेंट ऑफ पार्टीज आर नॉन यूज ऑफ फोर्स आर कोर प्रिंसिपल, पक्षों की सहमति, बल, गैर प्रयोग, शांति स्थापना के मूल सिद्धांत। मतलब पर्पज ये होता है कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स आ जाती है, इन दोनों के बीच लड़ाई खत्म करवा देती हैं। हालांकि भारत सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन में जो सेना है उसको देने वाला देश है, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है क्या कि सिक्योरिटी काउंसिल करता है ना कि जनरल असेंबली। तो ये यहाँ पे जनरल असेंबली वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम। आप सोचोगे कोई सुनामी है क्या, नहीं, सुनामी नहीं है, सुनामी से कन्फ्यूजन हमें नहीं होना है, यहाँ पे क्या न्यूज़ थी तो फिलीपींस ने कहा, देखो फिलीपींस ने क्या कहा कि जो साउथ चाइना सी में जो चाइना का अग्रेशन है ना उसको कम करना होगा, तभी हम टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाएंगे। अब जो टाइफून मिसाइल सिस्टम है ना, ये क्या है, ये एक तरह का अमेरिका द्वारा SMRF है। SMRF क्या, स्ट्रैटेजिक मिड रेंज फायर्स। ये चाइना के लिए एक तरह खतरा हो सकता है, खासतौर पर अगर देखें तो जैसे यूएस क्या कर रहा है, चाइना को घेरने की पॉलिसी अपनाता है, उसके जो ताइवान है, फिलीपींस है, उनको क्या कहते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं। भारत भी ऐसा करता है चाइना को घेरने के लिए। तो अभी उन दोनों की बात चल रही, तो फिलीपींस ने कहा भाई हम तभी ये सिस्टम हटाएंगे जब तुम क्या करोगे, जो अपनी अग्रेसिवनेस है उसको यहाँ पे कम करोगे, ठीक। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना। तो भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जैसे भारत ने बेचा हो फिलीपींस को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट ना गलत हो जाएंगे, भारत ने फिलीपींस को बेचा, ऐसा नहीं है। तो ये अमेरिका का है और उस अमेरिका ने किसको दिया, फिलीपींस को दिया है, ठीक। इट इज़ द आल्सो नोन एज यूएस आर्मी स्ट्रैटेजिक मिड रेंज फायर सिस्टम, यूएस का स्ट्रैटेजिक मिड रेंज फायर सिस्टम के रूप से जाना जाता है, यह बात यहाँ पे करेक्ट है। इट कैन लॉन्च SM-6 टोमहॉक क्रूज मिसाइल, टोमहॉक और SM-6 जैसी क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, यह भी करेक्ट है। तीसरा, SM-6 इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज है क्या, नहीं, स्टैटिक मिड रेंज है, MR है, मिड रेंज है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा, आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे भी लगेगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है, अदरवाइज लगेगा कि कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे हमें भी, ठीक है। तो इस चीज़ का